गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं आपके जो दूसरा वाहक था उसकी बात करने वाले हैं। 1 नंबर तो हमने किसकी बात कर ली थी, जो प्लाज्मिड था उसकी बात हमने पीछे वाले वीडियो में कंप्लीट कर ली। प्लाज्मिड का कार्य जो था वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैक्टीरियोफेज। कौन सा? बैक्टीरियोफेज, अर्थात जीवाणुभोजी की हम बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे तीसरे वाहक कोसमेट की। तो सबसे पहले हम बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बैक्टीरियोफेज की। बैक्टीरियोफेज की बात जो है वो करते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफेज या जीवाणुभोजी, हमने कक्षा 11 के अंदर बैक्टीरियोफेज पढ़ा था, जीवाणुभोजी पढ़ा था, जिसके जो हैं 6 जो तंतु हैं वो लगे हुए रहते हैं। इस प्रकार की संरचना आप लोगों को याद आ रही होगी। मैंने आपको जीवाणुभोजी की इस प्रकार की संरचना जो है वो बनाई थी। ये गर्दन होती है, यहाँ पे एक प्लेट सी होती है और इस प्रकार से ये 6 प्लेट तंतु हैं जो वो पाए जाते हैं। ठीक है, 6 जो है वो पाए जाते हैं। ये क्या है? जीवाणुभोजी की संरचना होती है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे ये वाहक के रूप में भी काम आता है। तो जीवाणुभोजी कैसे कहते किसे हैं? ऐसे वायरस जो क्या करते हैं? जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणुओं को क्या करते हैं? को संक्रमित करते हैं। जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं, क्या कहलाते हैं? जीवाणुभोजी कहलाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि उदाहरण क्या होंगे, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लैम्डा व M13 ये जीवाणुभोजी के नाम होते हैं। लैम्डा और M13, लैम्डा को इस प्रकार से भी आप लोग जो लिख सकते हो, लैम्डा व M13। इसके बाद हम बात करते हैं तो प्लाज्मिड की तुलना में ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ये बेहतर वाहक होता है। प्लाज्मिड की तुलना में ये क्या होता है? बेहतर वाहक होता है, या उससे ज़्यादा लाभदायक होता है, या उससे बेहतर कार्य करता है। इसके विशेषताओं की अगर बात करें कि बेहतर वाहक क्यों होता है, तो विशेषताओं की अगर बात करें तो 1 नंबर विशेषता की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, इसमें बड़े DNA खंड की क्लोनिंग की जा सकती है। बड़े जो DNA खंड हैं, बड़े DNA खंड की क्लोनिंग जो है वो की जा सकती है। किसकी क्लोनिंग की जा सकती है? बड़े DNA। कितने? 24 किलो बेस, 24 KB। और वहाँ पे हम 5 से 6 किलो बेस की बात कर रहे थे प्लाज्मिड के अंदर। इसके अंदर कितना? 24 किलो बेस तक क्या है? DNA का जो है वो क्लोनिंग की जा सकती है। ठीक है। दूसरी बात करें तो प्रत्येक जीवाणुभोजी से एक प्लाक क्षेत्र उत्पन्न होता है। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? प्लाक क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब बात आती है कि प्लाक क्षेत्र क्या होता है? भाई ऐसा क्षेत्र जहाँ से हम जो है परीक्षण है वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? परीक्षण कर सकते हैं। वो क्या होता है? ज़्यादा आसान रहता है। प्लाक क्षेत्र होता है जिसे परीक्षण जो है वो आसानी से किया जा सकता है। तो ये 2 मुख्य विशेषताएं हैं जिसके कारण जीवाणुभोजी जो होता है उसको प्लाज्मिड से बेहतर वाहक माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लैम्डा जीवाणुभोजी का महत्व वाहक के रूप में M13 से ज़्यादा होता है। लैम्डा जो है ना, अभी बात की हमने लैम्डा, उसका जो है M13 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। M13 से क्या होता है? इसका उपयोग जो है वो या महत्व जो है वो ज़्यादा होता है। महत्व क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ में आ रही है बात? इसके बाद बात करें कि ज़्यादा क्यों होता है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में, लैम्डा जीवाणुभोजी का महत्व जो है वो M13 जीवाणुभोजी से ज़्यादा क्यों होता है? M13 जीवाणुभोजी से ज़्यादा क्यों होता है? तो प्यारे बच्चों, आप लोग उत्तर दे सकते हो आसानी से, क्योंकि लैम्डा जीवाणुभोजी जो होता है वो ई कोलाई के जीवाणुभोजी हैं। किसके? ई कोलाई के, अर्थात किससे प्राप्त किए जाते हैं? ई कोलाई से प्राप्त किए जाते हैं। 2 नंबर बात करें तो इसका जो DNA होता है, क्या होता है? DNA जो होता है वो होता है रेखीय एवं द्विकुंडलित होता है। क्या होता है? रेखीय एवं द्विकुंडलित होता है। कैसा होता है? रेखीय एवं द्विकुंडलित होता है। समझ रहे हो बात मेरे? DNA कैसा होता है? रेखीय एवं द्विकुंडलित होता है। इसके अलावा 3 नंबर अगर बात करें, महत्वपूर्ण बात करते हैं 3 नंबर, तो जो लैम्डा फाज है
या लैम्डा जीवाणुभोजी हैं में अनावश्यक डीएनए को हटाया जा सकता है। जो अतिरिक्त डीएनए है, जो अतिरिक्त डीएनए है उसको आसानी से हटाया जा सकता है। उसको आसानी से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। आसानी से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। जिससे क्या है, जो वाहक अणु का आकार है वो छोटा हो जाता है। वाहक अणु का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। वाहक अणु का आकार क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तथा बड़े आकार का हम उसके साथ क्या जोड़ सकते हैं? बड़े आकार का क्या जोड़ सकते हैं? विजातीय डीएनए जो है वो जोड़ सकते हैं। विजातीय डीएनए जो है वो जोड़ सकते हैं। समझा रही है बात? भाई वांछित भाई जो अनावश्यक डीएनए है उसको आसानी से हटाया जा सकता है, जिसके कारण हम जो है बड़े आकार का विजातीय डीएनए इसके साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये आपका बैक्टीरियोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है कि वायरस, ऐसा वायरस होता है जो जीवाणुभोजियों को क्या करता है? संक्रमित करता है। बेहतर वाहक है प्लाज्मिड की अपेक्षा, क्योंकि बड़े डीएनए का इसके अंदर क्लोनिंग जो है वो आसानी से की जा सकती है। 24 किलो बेस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लैम्डा एवं M13 जीवाणुभोजी प्लाग क्षेत्र इनके अंदर होते हैं जो परीक्षण के लिए काम आते हैं। लैम्डा जो है वो M13 से महत्व ज़्यादा रखता है, क्योंकि इसके अंदर ई कोलाई जीवाणु से प्राप्त होते हैं। डीएनए रेखीय एवं द्विकुंडलित होता है। इसके अलावा लैम्डा फाज है, इसके अंदर अतिरिक्त डीएनए को आसानी से हटाया जा सकता है। हटाने से क्या होगा? बड़े आकार का विजातीय डीएनए इसके साथ हम जोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कोसमिड की। किसकी बात करते हैं? कोसमिड की बात करते हैं। 3 नंबर बात करते हैं कोसमिड की। ये भी प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। कोसमिड की बात करते हैं तो ये जो होता है ये प्लाज्मिड, जो हमने सर्वप्रथम पढ़ा था, प्लाज्मिड और लैम्डा फाज का संकर होता है। एंड लैम्डा फाज जो है ना, लैम्डा फाज का क्या होता है? संकर होता है। लैम्डा फाज का क्या होता है? संकर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? किसका संकर होता है? लैम्डा फाज का संकर ये होता है। इसका जो निर्माण है वो 1978 के अंदर, कब? 1978 के अंदर 2 वैज्ञानिक थे। एक वैज्ञानिक का नाम था बारबरा जोन। क्या नाम था? बारबरा होन, जोन नहीं भी, बारबरा होन। और दूसरा वैज्ञानिक था, उसका नाम था जॉन कॉलिंस। दूसरे का क्या नाम था? जॉन कॉलिंस। बारबरा होन और जॉन कॉलिंस ने 1978 में इसका निर्माण जो है वो किया था। अर्थात अगर हम परिभाषा की बात करें कोसमिड की, तो ऐसे प्लाज्मिड कण जिनमें लैम्डा जीवाणुभोजी के कोष तलों वाले डीएनए अनुक्रम को निवेशित किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का ये प्लाज्मिड ही होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। लेकिन प्लाज्मिड के अंदर हम लैम्डा फाज के जो लैम्डा फाज के कोष तल हैं उनको हम आसानी से डीएनए स्थलों पर क्या कर सकते हैं? निवेशित कर सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्लाज्मिड और कोसमिड का मिक्स रूप, प्लाज्मिड और लैम्डा फाज का क्या होता है? मिक्स रूप होता है। प्लाज्मिड और लैम्डा फाज का क्या होता है? मिक्स रूप होता है। अर्थात इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। कोसमिड में प्लाज्मिड और लैम्डा दोनों के गुण पाए जाते हैं। कोसमिड जो है वो जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड की तरह पुनरावृत्त भी करते हैं तथा कोष तल के कारण इनकी पैकिंग लैम्डा की भांति भी की जाती है। तो प्यारे बच्चों, सीधा सा आपको याद रखना है, कोसमिड है वो प्लाज्मिड और लैम्डा फाज का संकर होता है। क्यों होता है? प्लाज्मिड का तो इसमें काम में लिया जाता है साथ में, और जो लैम्डा फाज है उसके कोष तलों को इसमें जोड़ा जाता है। आगे बात करते हैं कोसमिड के उदाहरणों की। किसकी बात करते हैं? कोसमिड के उदाहरण की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोसमिड की उदाहरण की बात करते हैं तो कोसमिड PLFR5 ये कोसमिड का उदाहरण है। कोसमिड PLFR5। इस कोसमिड की बात करें तो इसमें 2 कोषतल होते हैं। क्या होते हैं? 2 कोषतल होते हैं। इसके अलावा 6 इसके अंदर प्रतिबंध एंजाइम स्थल होते हैं। प्रतिबंध एंजाइम स्थल होते हैं। एंजाइम स्थल होते हैं। इसके अलावा पुनरावर्ती उत्पत्ति स्थल भी होते हैं। क्या होते हैं? पुनरावर्ती उत्पत्ति स्थल भी होते हैं। डायग्राम बनाएंगे अभी। पुनरावर्ती उत्पत्ति स्थल भी इसके अंदर होते हैं। टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन भी इसके अंदर उपस्थित होती है। TETR टेट्रासाइक्लिन जो
और एम्पिसिलिन है वो भी इसके अंदर उपस्थित होती है और पुनरावर्ती उत्पत्ति स्थल भी इसके अंदर होते हैं। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो इस प्रकार की होती है, देखिए डायग्राम बना देता हूं। ये हमने बना लिया, ठीक है। इसका ये तो हो गया, इसकी बात करें तो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये तो हो गया एम्पिसिलिन का, ये एमपीआर का, ठीक है। दूसरा यहाँ बना दिया मैंने टेट्रासाइक्लिन का, ये कौन सा स्थल हो गया, टीईटीआर हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कोस्थल भी होते हैं, क्या होते हैं, कोस्थल। कितने कोस्थल होते हैं, 2 कोस्थल इस प्रकार से इसके अंदर पाए जाते हैं। कोस्थल के जो खंड हैं वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, ORI, ठीक है ना, ऑर्गन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है ना। तो पुनरावर्ती उत्पत्ति स्थल, पुनरावर्ती उत्पत्ति स्थल। तो प्यारे बच्चों ये डायग्राम किसका है, स्ट्रक्चर ऑफ कोस्मिड, स्ट्रक्चर ऑफ कोस्मिड का ये आपके डायग्राम है। इसके बाद अगर बात करें प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी व कोस्मिड के अलावा भी कुछ ऐसे वाहक हैं जिनको काम में लिया जाता है, जीन अभियांत्रिकी में उनको भी काम में लिया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं अन्य वाहक। अन्य वाहक की बात करें तो 1 नंबर पे बात करें तो फाज्मिड, क्या है, फाज्मिड। 2 नंबर की बात करते हैं तो सटल वाहक, दूसरा कौन सा है, सटल वाहक। 3 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 3 नंबर कौन सा है, ट्रांसपोजोन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोजोन्स, इसे जंपिंग जीन भी कहा जाता है। ट्रांसपोजोन्स को क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंपिंग जीन जो है वो भी इनको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आज हमने बैक्टीरियोफेज और कोस्मिड की विस्तार से बात कर ली है। किसकी बात की, कोस्मिड की विस्तार से बात की है। इसके अलावा अगर हम अब बात करें तो 3 नंबर आपके आगे जो है 2 बात कर ली हमने। पहला किया था आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। सेकंड हमने क्या किया था, 2 नंबर की अगर हम बात करें तो हमने किया था सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स, सिलेक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। अब 3 नंबर अगर हम बात करते हैं तो वो है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में प्रवेश। वांछित जीन का किस में प्रवेश, क्लोनिंग वाहक में प्रवेश, अर्थात इंसरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर्स। क्या होगा, अगर बात करें इंग्लिश में, इंसरेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इन क्लोनिंग वेक्टर्स की बात हम करेंगे। वो हम कब करेंगे, आगे वाले वीडियो के अंदर करेंगे। तो आपका 2 या 3 वीडियो में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।